9th के फिजिक्स का ग्रेविटेशन का ये पार्ट 25 है। उसमें पहला क्वेश्चन नीचे में लिखा हुआ है, दूसरा पहला लिख दिए हैं मिस्टेक से। तो पहला क्वेश्चन देखो, बल का प्रभाव किस पर निर्भर करता है? तो बल का प्रभाव, कोई फोर्स कहीं पर कार्य करता है तो उसका प्रभाव होता है न जी। तो ये किस पर निर्भर करता है? तो फोर्स ज़्यादा लगाओगे अर्थात बल हम लोग बढ़ाते जाएंगे। 1 न्यूटन का बल बोर्ड पर लगाए, बोर्ड का कुछ नहीं बिगड़ा, फिर 2 न्यूटन का लगाए फिर भी कुछ नहीं बिगड़ा। एक हथौड़ा ले लो, एक बार मारो जोर से 100 न्यूटन का बल लगा दो तो ये जिस सतह पर लगेगा उस सतह को चकनाचूर कर देगा। तो किस पर निर्भर करता है? मैग्नीट्यूड पर। बल का प्रभाव जो होता है तो पहला निर्भर करता है बल का मैग्नीट्यूड कितना है, फोर्स का मैग्नीट्यूड संख्या और माप को मिला करके कहते हैं मैग्नीट्यूड। ये सब तो मालूम ही होगा। अब 50 न्यूटन कहेंगे तो 50 हो गया संख्या, न्यूटन हो गया बल का यूनिट मात्रक। तो संख्या और मात्रक के गुणनफल को हम लोग मैग्नीट्यूड कहेंगे। तो फोर्स का जितना मैग्नीट्यूड बढ़ेगा उसका प्रभाव उतना तगड़ा होगा, है ना। सोचने वाली बात। किसी को एक मुक्का मारो और फिर यही जोरदार मुक्का मारो तो पहले मान लो 50 न्यूटन बल लगाया तो पीठ में इसको दर्द हुआ, एकाएक 10 गुना 500 न्यूटन के बल से उसके पीठ पर प्रहार करो, हो सकता है उसके पीठ की हड्डी क्रैक हो जाए। तो 50 न्यूटन से मान लो 500 न्यूटन किए या 200 न्यूटन किए तो व्यक्ति घायल हो गया। तो फोर्स का तो प्रभाव पड़ रहा है, मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो फोर्स का प्रभाव बढ़ेगा। समझ रहे बात को? दूसरा आ जाओ, फोर्स का प्रभाव उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस क्षेत्रफल पर वह फोर्स लगता है। यानी फोर्स का प्रभाव जो होगा किसी न किसी क्षेत्रफल पर, किसी न किसी मतलब सतह पर लगाएंगे तो सतह का तो क्षेत्रफल होगा ही। तो फोर्स का प्रभाव उसके क्षेत्रफल के अनुसार भी घटता बढ़ता है। क्षेत्रफल बढ़ेगा तो फोर्स का प्रभाव क्या होगा? घटेगा। अब कैसे घटेगा? तो किसी को देखो ध्यान से, ये इसका मतलब जैसे मान लो यहाँ पर ये है, अपने हथेली से ऐसे करो तो इसके द्वारा एक सर्किल जैसा, वृत्त जैसा क्षेत्रफल पर प्रभाव हुआ। और बहुत 50 न्यूटन से करेंगे, ये भाग अगर नुकीला है, ये क्षेत्रफल बढ़ाओगे तो 50 न्यूटन से प्रहार किए तो मार करके इस सतह के द्वारा भी विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया गया। अगर मान करके चलो इसका क्षेत्रफल घटा दो, घटाते घटाते बहुत कम कर दो, तब 50 न्यूटन का बल लगाओगे तो इसके द्वारा विपरीत दिशा में 50 न्यूटन का बल लगाया जाएगा, लेकिन इसका क्षेत्रफल बहुत कम होगा तो ये इसमें गड़ जाएगा। तो बल का प्रभाव जो है उस क्षेत्रफल के अनुसार भी तय होता है जिस क्षेत्रफल पर बल कार्य करता है, अर्थात बल लगता है। तो बल का प्रभाव जो है उसके मैग्नीट्यूड के अलावा क्षेत्रफल के अनुसार भी घटता बढ़ता है ना। तो इसका हम आंसर लिखते हैं। तो इसका आंसर हो गया ये, किसी बल का प्रभाव उसके मैग्नीट्यूड के साथ साथ उस क्षेत्रफल पर भी निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। उदाहरण के रूप में एक पुस्तक को हम अपनी हथेली पर संतुलित कर लेते हैं, आराम से संतुलित कर लेते हैं ना, और उसी को अपनी उंगली पर उठाओ तो संतुलित नहीं कर पाओगे, परेशानी होगी। ऐसा पॉइंट खोजना होगा, परेशानी होती है। क्यों? क्योंकि हथेली का क्षेत्रफल अधिक है तो पुस्तक के द्वारा जो बल लगता है संपूर्ण हथेली पर फैल जाता है, और उंगली पर अगर पुस्तक को संतुलित करेंगे तो पुस्तक के द्वारा उंगली के बहुत कम क्षेत्रफल पर ये बल लगाया जाएगा, इसलिए संतुलित करने में परेशानी होती है। तो अंत में इस प्रकार हम पाते हैं कि किसी बल का प्रभाव
उस क्षेत्रफल पर निर्भर करता है जिस पर वह लगता है। इस उदाहरण के द्वारा बहुत सारी सामान्य जीवन में घटने वाली घटनाओं का उदाहरण देंगे। तो इसको तो लोग उतारो। क्वेश्चन नंबर 2, जैसे फार्मूला क्या होता है, चूंकि पा लिखोगे ना तो प इतना होता है। तो यहाँ P बराबर FA, अगर हम लोग मान लेते हैं ये F का मान है, बल का मान 50 न्यूटन। हाँ चलो, बल का F बराबर 50 न्यूटन, और इसका अर्थ हुआ P बराबर FA। F हो गया तुमको 50 न्यूटन। अगर A का मान, अगर A बराबर 1 वर्ग मीटर, एरिया है 1 वर्ग मीटर यानी 1 मीटर स्क्वायर हो, तो P बराबर कितना होगा, सीधे आ जाओ, F बाई ए यानी 50 न्यूटन बटा 1 मीटर स्क्वायर बराबर 50 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। इतना रिजल्ट आया। अगर A बराबर 2 मीटर स्क्वायर, तो P बराबर F बाई ए, F 50 न्यूटन रहेगा, एरिया घटाते जा रहे हैं, तो 50 न्यूटन बटा 2 मीटर स्क्वायर होगा ना। ये हुआ 25 दूनी 50, 25 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, 25 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एक ठुमान और लेते हैं। अगर A बराबर 5 मीटर स्क्वायर, तो P बराबर 50 न्यूटन, F बाई ए हो गया तुमको 5 मीटर स्क्वायर, 5 को 50 को काटो 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, यानी 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो देखो, जब एरिया 1 वर्ग मीटर था और F यानी 50 न्यूटन का बल हम लोग 1 वर्ग मीटर पर लगाते हैं, तो दाब कितना हुआ, 50 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। एरिया 2 गुना कर दिए, 2 वर्ग मीटर कर दिए, तो दाब कितना हो गया, एरिया किए 2 वर्ग मीटर, तो दाब कितना हुआ 25 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। यानी ये फोर्स अगर स्थिर रहे, जितना लगा रहे हैं उतना ही, एरिया को हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो एरिया 1 वर्ग मीटर से बढ़ाए 2 वर्ग मीटर, तो प्रेशर 50, ये पास्कल हो गया, ये 50 पास्कल, 50 PA, ये हो गया 25 पास्कल, 25 PA। चलो इसका भी रिजल्ट निकाल लो। अगर मान लो ये 5 लिए, तब कितना हुआ था 10, यानी 10 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, ये हो गया 10 पास्कल। तो ध्यान से देखना है, जो निष्कर्ष क्या निकलता है, एरिया 1 वर्ग मीटर का से 2 गुना किए 2 वर्ग मीटर, तो लगने वाला प्रेशर 50 पास्कल से आधा हो गया। एरिया बढ़ाए 2 गुना किए तो प्रेशर आधा हो गया, है ना। फिर एरिया को और बढ़ाए 2 मीटर से सीधे कर दिए 2 मीटर स्क्वायर से 5 मीटर स्क्वायर, यानी 2 को 2.5 से गुना करेंगे तब 5 होता है, यानी 2.5 गुना अचानक बढ़ा दिए। तो देखो 25 का 2.5 गुना घट गया, सीधे 10 पास्कल पर आ गया। यानी एरिया अगर बढ़ता है, क्षेत्रफल बढ़ता है, तो समान बल के द्वारा लगने वाला दाब घटता है, ये निष्कर्ष है। तो अब इसका देखो और क्या, ये तो वैसे भी तुमको इक्वेशन से ही स्पष्ट होता है। अगर मान लो A का मान जितना बढ़ेगा, है ना, तो P का मान घटता चला जाएगा।
एफ फिक्स है, नीचे ये रुपया फिक्स है, ऊपर वाला रुपया नीचे वाला आदमी। तो आदमी ये नीचे वाला को हमेशा आदमी मानना है, ऊपर वाला को रुपया। अब ये 100 रुपया फिक्स है, अभी ये 5 आदमी को देना है, एक का मान 5 है तो 20 आदमी 20 पैसा 20 रुपया के हिसाब से मिलेगा। अब 5 के बदला ये आदमी कर दो 10, तो 10 धन 100, तो 20 रुपया के बदला 10 रुपया मिलेगा। यानी नीचे वाला का मान बढ़ता है तो पी का मान क्या होगा, घटेगा। समझ गया ना। इसका उल्टा कर दो, एक बार ए को फिक्स मान लेंगे, ए का मान बढ़ाएंगे, ये फोर्स का, तो ये जितना बढ़ेगा ये फिक्स है, इसके बढ़ने से इसका वैल्यू बढ़ेगा और इसके बढ़ने से इसका वैल्यू घटेगा। निष्कर्ष यही है। तो इसी पर जो है बहुत सारा उदाहरण सामान्य जीवन में समझ जाओगे। जैसे हम लोग कांटी को दीवार में ठोकते हैं, तो कांटी पर जैसे हथौड़ा से बल लगाते हैं, तो कांटी के बदले मान लो यही है लोहा, इसका ये वाला क्षेत्रफल इतना ही है, तो 50 न्यूटन का बल लगाओगे तो हो सकता है ये नहीं धसे या थोड़ा सा धसे। ये कांटी है, कल्पना करो एकदम नुकीला भाग, तो देखो इसका क्षेत्रफल देख लो, इस क्षेत्रफल पर हम लोग 50 न्यूटन का बल लगाए, ऐसे है 50 न्यूटन का बल लगाए, तो ये क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये हो सकता है लोहा का है तो थोड़ा धसे या नहीं भी धस सकता है। लेकिन यही भाग नुकीला कांटी है, अब तो कांटी का देखो ऊपरी वाला भाग का क्षेत्रफल बहुत कम है, तो अब जो इस पर 50 न्यूटन का बल लगाएंगे तो क्षेत्रफल न्यूनतम हो गया, बहुत कम। तो बहुत कम क्षेत्रफल बोर्ड पर ये तुरंत जो है बहुत दाब पैदा करेगा, जिसके चलते इस बोर्ड में छिद्र हो जाएगा, दीवार में छिद्र हो जाएगा। तो बल को बढ़ाएंगे, फोर्स को, और क्षेत्रफल बहुत कम रहे, तो इसी थ्योरी के द्वारा जो है ये सुई जो होता है दर्जी वाला, या मान लो हम लोग कपड़ा सिलाई करते हैं तो सुई ऐसा लो जिसका भाग जो है ना इतना बड़ा फैला हो, इतना क्षेत्रफल वाला, तो इसके द्वारा कभी दर्जी सिलाई कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, क्योंकि जो भी नीचे की ओर बल लगेगा तो क्षेत्रफल ज़्यादा है, तो ये पूरा क्षेत्रफल पर बल फैल गया। ये नुकीला रहेगा तो नुकीला भाग का बहुत कम क्षेत्रफल पर ये बल केंद्रित हो जाता है और बहुत सारा प्रेशर पैदा करता है, जिसके चलते तुरंत तुरंत कपड़े की सिलाई होती है। तो इस सब पर बहुत उदाहरण है, समझा ना। तो इसका हम निष्कर्ष लिख देते हैं। दोनों बतला दिए हैं, अगर F का मान अस्थिर हो और एरिया को बढ़ाते चले तो उस एरिया पर उत्पन्न दाब घटता चला जाएगा, एरिया को बढ़ाते जाएंगे तो प्रेशर घटता चला जाएगा। इसका ठीक उल्टा, अगर A अस्थिर हो तो F का मान बढ़ेगा तो प्रेशर भी बढ़ेगा। तो यही बतलाए हैं, इसको उतार लो, नेक्स्ट पार्ट में इस पर आधारित